पहले 10 में से बताओ कौन सा 9। एसिडामाइड का NaOBr आपको बताया भी NaOHBr2 को लिख देता है जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन में, तो NaOHBr2 है। बताओ कोई हमने अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH से पढ़ा है, होफमैन ब्रोमामाइड, तो ये होफमैन ब्रोमामाइड है, लिखो। एसिडामाइड लिख लो, एसिडामाइड में अगर डालते हैं ब्रोमीन NaOH, तो इसी को अब मैंने बहुत बार लिख दी ये चीज, आपको वहां भी लिखी थी कि फिनोल में ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनते हैं, तो KOBr लिख देगा, है वही के फिनोल के ऊपर 3 ब्रोमीन लगेंगे। हेलोफॉर्म में भी लिखा गया NaOI लिखा रहता है, दैट इज NaOH आयोडीन, है ना। हाँ, दिस रिएक्शन इज, ब्रोमीन से हमने याद किया था कि एक अमाइड है एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमा अमाइड। ब्रोमामाइड में क्या करते हैं, CO निकालते होते हैं, क्या बन जाता है, हो जाएगा ऐसे बन। 8th क्वेश्चन, ईज ऑफ रिएक्शन विद अमोनिया, ये एनहाइड्रेट किसने किया अभी कौन बता रहा है, SN2 के बेस पे आंसर करो, क्योंकि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और SN2 एसिड डेरिवेटिव सीधा ही याद है हमें कि अनहाइड्रेट होते हैं पहले फिर एस्टर होते हैं, तो कोई ऐसा देखना अनहाइड्रेट के बाद एस्टर लिखा हो। आगे देखो, ट्वेंटी तक, कोई 25 तक, 30 तक, 35, 34। क्या ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, तो बेंजाल्डिहाइड का केसियन के साथ रिएक्शन है, बेंजोइन बनाना है। अच्छा देखना, कई बार ऐसे हिंट दिए जाते हैं, जैसे 30 थी तुम कंफ्यूज हो गए, कॉमन नेम लिखा था, 34 वही रिएक्शन भी लिख के दे दी तुम्हें, बेंजाल्डिहाइड केसियन का क्या बनता है लिखा ही हुआ है ना, तो दोनों इकट्ठी दी हुई हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन है, बेंजाल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, H निकल के O पे चल जाएगा और कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाता है, इसे हम बेंजोइन कह के आए हैं। ठीक है, बेंजोइन बन जाता है, एक CO एक CH। आगे 40 तक, कोई 40, पहले तो बेटा NaBH4 रिडक्शन करवा देगा, एल्डिहाइड कीटोन का तो करवाता ना रिडक्शन, ये अल्कोहल बन जाता है। 40 अल्कोहल बन गया। बताओ अल्कोहल में HBr क्या करेगा, बताओ, Br लग जाएगा, Br में Mg डाला, ग्रिग्ना रीजन, MgBr, MgBr में फॉर्मल्डिहाइड, तो R आता है कार्बन पे, O पे आता है H, वो वाला रिएक्शन है ना, अल्कोहल बना देंगे, बाद में वाटर भी डाल ही दिया उसने, ऐसे हो गया। फिर क्या है, PCC क्या करता है, एल्डिहाइड दोबारा से अल्कोहल का क्या बना देता है, एल्डिहाइड, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, ऐसे बन, ठीक है। चेक करना है ऐसा कोई, ए आंसर आ गया, हो जाएगा। HBr के साथ जो रिएक्शन है अल्कोहल का, इसमें बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, SN1, है ना, लिक्वास रेजन, सारा ये पढ़ा हुआ हमने। Br में Mg हमेशा डबल हो ट्रिपल हो फर्क नहीं पड़ता, MgBr बनते हैं। ग्रिग्ना रेजन की इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इधर ROPH, PCC 1 डिग्री का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन। आगे देखो, फोर्टी 45 तक बताना बेटा, कोई और है कौन सा,
43, अगर बताओ 43 कैसे होगा अभी। अच्छा गलत था, ये गलत है तेरा दीपांश। 43 चाहत, क्यों डाउट है? SCN तो है ये। NaCN HCl का क्या मतलब होता है? SCN स्ट्रॉन्गर एसिड स्पेसेस वीकर। तो बहुत बार ऐसे नहीं लिखता NaCN HCl, याद है रीन-डायजोनियम में हम बहुत बार करते थे, या तो सीधा HNO2 लिख देता है, या लिखता था NaNO2 HCl। तो बहुत बार HCl का तो रोल सिर्फ इतना होता है कि आप इसे SCN कंसिडर करते। अब बताओ SCN का एल्डिहाइड कीटोन से कोई साइनोहाइड्रिन बनाना पड़ा है हमने, तो वो रिएक्शन है बेटा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल हो जाएगा, C पे CN, O पे क्या आ जाएगा H। तो लिखो, इसे याद करना है, साइनोहाइड्रिन है, इसे NaCN HCl लिखा जाएगा, तो सेम ही चीज है ना। ये HBr वाली रिएक्शन में भी नहीं किया था हमने कि HBr नहीं लिखता NaBr, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिख देता था, याद आ रहा है? एक जगह मैंने आपको बताया था भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना NaI में, उसमें एक और एसिड था। तो वहां वो सॉल्ट वाली कहानी है ना, कि बहुत बार सीधा एसिड HCN नहीं लिखा, सॉल्ट लिख दिया और एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्गर विल डिस्प्लेसेस वीकर। तो अब आगे से याद रहेगा कि HCN को क्या लिखा जा सकता है? NaCN एंड HCl, ठीक है। और देखो कोई 45 तक, 44, 42 देखना भी। 42 में एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल करने होते हैं, तो इसके लिए पीछे CCl3 लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसमें CCl3 लगा है? B में लगा हुआ है ना, दोनों साइड लगे आते तो और भी अच्छा हो जाता, B में लगा हुआ है तो बन। और कोई 45 समझ आ गया? अगर डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है तो D की जगह पॉजिटिव B पे चला जाएगा, तो ये ग्रिग्ना रीजन में हो जाता है अटैक 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन। तो देखो ये ग्रिग्ना रीजन में किया था हमने क्वेश्चन, कि अगर आपको ऐसे दिया जाता है, इसमें आप ग्रिग्ना रीजन डालते हो, तो वैसे तो R नेगेटिव यहां आना चाहिए और यहां आना चाहिए MgBrH, है ना, वैसे तो ये होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, डबल यहां चला गया, ये डबल यहां चला गया, कंजुगेशन है तो पॉजिटिव यहां आ गया, यहां गया तो फिर R यहां लग जाता था, याद है? इसे कहते थे 1,4 एडिशन। ये है 1,4 और ये है 1,2। लिखो दोबारा से याद रखना इसे, जब भी दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो तो दो तरह का एडिशन, एक 1,2 एक 1,4। HBr वाला भी किया मार्कनी का रूल, 1,2 भी होता है 1,4 भी होता है ना, क्लियर है? और कोई है? नेक्स्ट टेस्ट कौन सा आपका इस बार? इस बार शेड्यूल वाला है। और अल्कोहल का भी पेंडिंग है बेटा हमारा, है ना, अल्कोहल का भी टेस्ट लेना है हमने, अल्कोहल भी प्रिपेयर करते हुए आज आपका क्लास होगा, जो भी इसका ले रहा है MS चौहान का, ठीक है, तो अल्कोहल भी साथ साथ प्रिपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कल हम पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी पहले, पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन डिपेंडिंग अपॉन फेज, है ना, फेज के बेस पे 8 तरह का पढ़ा, फेज के बेस पे 8 टाइप का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। पहला सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, पहले 3 सॉलिड वाले इकट्ठे कर लो, क्योंकि सॉलिड वालों को नाम क्या दिया हमने? सोल। इसे अकेला सोल, इसे सॉलिड सोल, इसे ठीक है।
बाद में बेटा गैस वाले पहले लिख रहे हैं क्योंकि गैस वाले फॉर्म है, हमें पता है। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो 5 तो ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। सॉलिड वाले सोल है, गैस वाले फॉर्म है, 5 हो गए। 3 रह गए। 3 में अलग अलग थे लिक्विड वाले। लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है, जेल। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। एंड गैस एरोसोल। जेल, इमल्शन एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल इनकी जो एनसीईआरटी में दी है वहां से लिखनी है, अभी कॉपी पे लिख के लेके आनी है। जो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखी है वो लिख के लेके आनी है, ठीक है। लिख लोगे ये वाला टॉपिक। सेकंड क्लासिफिकेशन में लायोफिलिक, लायोफोबिक पढ़ ली थी। थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। 3 तरह के हैं। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर, एक है मैक्रोमॉलिक्यूलर और एक है एसोसिएटेड। 3 नेम दिए हुए हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड। पहला मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है। कई बार ऐसा होता है कोलाइडर रेंज, पहले साइज में फर्क देख लो। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल छोटे हैं भी, 1 नैनोमीटर से छोटे। लेकिन जो कोलाइडल है उसके थोड़े बड़े पार्टिकल आते हैं, उनका 1 नैनोमीटर से साइज जो है 1000 नैनोमीटर के बीच भी चला जाता है अप्रॉक्स। और अगर इससे भी बड़े हैं तो उन्हें हम, जो सस्पेंड हो जाते हैं नीचे, उन्हें क्या कहते हैं, सस्पेंशंस। वो क्या होते हैं, मोर देन 1000। बड़े होने की वजह से, हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, इसे कहते थे हम सस्पेंशन, ठीक। अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है अगर, तो उसका साइज रेंज बड़ा रखना पड़ेगा। कौन सी रेंज में होना चाहिए, 1 से 1000। और इसके 2 मेथड हैं। वो कहता है कुछ, एक तो हमारे पास मॉलिक्यूल ही बड़े वाले हैं जिनके साइज काफी बड़े होते हैं, मोलर मास ऐसे होते हैं 10,000 20,000, जैसे आप बायो में पढ़ते हो स्टार्च, प्रोटीन, है ना। ये वाले जो हैं, ये मॉलिक्यूल तो पहले से ही बड़े हैं। अगर इन्हें आप डिसॉल्व करोगे तो सीधे का सीधा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसे तो हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके साइज पार्टिकल के खुद के तो छोटे हैं, लेकिन हम बनाना उन्हें कोलाइडल चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी तरह केमिस्ट्री लगा के, कोई वन डेर वाल फोर्स की हेल्प से कोशिश करते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट हो जाएं। कोई 100 मॉलिक्यूल, 50, 200, डिपेंडिंग ऑन साइज जुड़ जाएं ताकि किस रेंज में आ जाएं, इस रेंज में आ जाएं। अगर इस रेंज में आ जाएंगे तो हैं तो वो ट्रू के पार्टिकल, लेकिन हमने उन्हें किसी तरह जोड़ दिया, जोड़ के वो किस रेंज में आ गए, कोलाइडल रेंज में आ गए। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो पहले तो 2 मेन लिख रहे हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर इसी वजह से कहा है, मल्टी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से जो पार्टिकल है वो बना होगा। मेड बाय एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कौन सी रेंज के हैं, ट्रू सॉल्यूशन रेंज के। एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन रेंज के, विद द हेल्प ऑफ, ये आपका मल्टीपल का क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी फोर्सेस हैं जो एग्रीगेशन में हेल्प करती हैं, वन डेर वाल फोर्सेस आपस में जुड़ जाएं, एच बॉन्डिंग की वजह से जुड़ जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर। इसमें एग्जांपल, एक सल्फर सोल का एग्जांपल रहता है। सल्फर जो है पानी में तो सोल्यूबल होता नहीं, तो जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो तो सल्फर कोशिश करता है भी आपस में जुड़ते रहें, क्योंकि पानी से दूर भागेंगे, जिसकी वजह से सल्फर आपस में जुड़ने के चक्कर में कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होकर कौन सी रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल में।
तो वो कई कई मॉलिक्यूल जुड़ के पानी में घूम सकते हैं, अकेले अकेले नहीं घूमते, तो सल्फर सोल बनता है। या फिर कुछ मेटल के सोल्स दिए हुए हैं। अब मेटल गोल्ड है, सिल्वर है, इनके सोल अगर बनाते हैं हम तो कोई स्पेशल मेथड से बनाने पड़ेंगे। अगर इनका सीधा पाउडर ग्राइंड करके पानी में डालें तो नीचे बैठ जाएगा बेटा, कोई सोल नहीं बनता। कोई स्पेशल मेथड हम पढ़ेंगे आगे प्रेपरेशन के मेथड में जो टॉपिक है। लेकिन इसमें भी आप सोचो भी सिल्वर गोल्ड का एटॉमिक वेट कितना का है, 100 है, 200 है, इतना का है। हमें चाहिए 10,000 मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन वाला वेट, तो 10,000 तो नहीं है, तो फिर इन्हें भी किसी तरह कई कई मॉलिक्यूल 100-200 आपस में जोड़ना पड़ेगा। जुड़ के क्या बनाएंगे, बड़े पार्टिकल बनाएंगे जो किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइड। बनाएंगे कैसे, वो आगे मेथड दिए हुए हैं, इसलिए प्रेपरेशन मेथड वो वहां पड़े। ठीक है, तो ऐसे वालों को तो कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ एक ऑलरेडी बिगर मॉलिक्यूल हैं मेड अप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में है सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल एगलब्यूमिन का अगर बनाते हैं तो एगलब्यूमिन प्रोटीन है, और प्रोटीन की आपने पढ़ा है बायो में अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं लंबी वाली, जिनका मोलर मास काफी ज्यादा होता है, तो पहले से बड़े हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं फिर, मैक्रोमॉलिक्यूलर। स्टार्च के ले लो, जेलेटिन भी एक ऐसा ही कंपाउंड है जो काफी ज्यादा बड़ी लंबी चेन्स होती हैं। ये वाले जो सोल्यूशन है इन्हें क्या कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल आपको देख के पहचान आ जाएगी, कोई ऐसा लिखेगा जो बायो में पढ़ते हो, स्टार्च, हीमोग्लोबिन लिख दे, कोई प्रोटीन का कोई लिख दे, एगलब्यूमिन का, उन्हें क्या कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। दो हो गए। छोटे जुड़ के बड़ा बनाए, एग्रीगेशन से मल्टी, नहीं तो फिर नॉर्मल है मैक। लेकिन ये एक नया आ रहा है, इसे भी एसोसिएटेड कहा जा रहा है। ये भी बनता तो एसोसिएशन से है, एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बट above a particular concentration। इसमें एक अलग लॉजिक है, इसमें कहता है एसोसिएशन तो होएगी लेकिन आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्पेशल मेथड नहीं है। एग्रीगेशन होएगी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होएगी। आप अगर थोड़ा डालोगे फिर तो मे बी कोलाइडल ना बने, ट्रू बन जाए, लेकिन अगर आप उसकी अमाउंट ज्यादा कर दोगे और ज्यादा डाल दोगे और ज्यादा डाल दोगे तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ये क्या बन जाएगा, एसोसिएट करके कई मॉलिक्यूल 100 जुड़ जाएं, 200 जुड़ जाएं, वो क्या बना सकते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। अब ये वाला फिर हमें समझना पड़ेगा अभी कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ये तो सिंपल है, अभी जुड़ गए, चलो ये पहले से ही बड़े हैं, ये जुड़े हैं, और इनमें क्या फर्क है, तो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म हम अलग से पढ़े। ठीक है, पहले 3 तरह के हो गए। इसमें एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इसका एक एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन दिया उसने। कभी आपने ऐसे फील किया भी हम हैंड वॉश करने लगे, जल्दी जल्दी में सोप अभी कम लिया था, झाग नहीं आ रहा, फिर सोप और लेते हैं दोबारा से, फिर जा वो जो झाग बन रहा है, फोम बन रहा है, दैट इज ए टाइप ऑफ एरोसोल, गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन वो कोलाइडल सॉल्यूशन कम टेम्परेचर कम कंसंट्रेशन पे तो बना नहीं, कंसंट्रेशन सोप की ज्यादा ली फिर बन गया। तो ये सोप का जो सोल्यूशन है कैसे काम कर रहा है, कैसे एसोसिएशन कंसंट्रेशन के बाद होने लग गई, वो हम सारा मैकेनिज्म समझ रहे हैं इसका, किसका, एसोसिएटेड का मैकेनिज्म क्या। ठीक है, तो आगे अलग से टॉपिक बना लो, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। सोप सोल्यूशन का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं इसे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। तो ये हमें समझना पड़ेगा अभी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अपने आप ही बन रहा है, अपने आप नहीं बन रहा है ना। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होते हैं, काफी ज्यादा लंबी चेन होती है कार्बन की, जिसके पीछे लगा रहता है एक छोटा सा पार्ट CONA। ये हमने पढ़े बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर वाले टॉपिक में। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, याद है, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मेट एंड सो ऑन। कोई कार्बन की लंबी चेन चाहिए, इसे मैं सोप कहता हूं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं एसोसिएशन, जैसे ही पानी में जाएगा ये आयन तो अलग हो जाएंगे, सोडियम और ये कैटायन आयन है ना, आयनिक बॉन्ड तो टूट जाएगा,
पीछे हिस्सा जुड़ा रहता है, एक तो कार्बन चेन जुड़ी रहती है, काफी लंबी है, एक पीछे सिर्फ CO नेगेटिव जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। सोडियम तो पानी में चले गए, उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन ये वाला पानी में जाने से थोड़ा अवॉइड कर रहा है। रीजन, ये वाला हिस्सा तो है पोलर, लेकिन ये वाला हिस्सा है नॉन पोलर, ये पानी में चला जाएगा, ये पानी में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग हिस्से हो गए, एक तो कहता भी मैं तो जाऊंगा पानी में, दूसरा कहता नहीं मैं नहीं जाना चाहता। एक रेजिस्ट कर रहा है, एक एग्री कर रहा है। एक को नाम दे दिया हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, एक को नाम दे दिया हाइड्रोफोबिक, पानी को रिपेल करने वाला हाइड्रोफोबिक, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कई बार हेड कहा जाता है, दिखने में ऐसा लग रहा है, इसे कई बार टेल कहा जाता है क्योंकि लंबी चेन है, तो हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड। ठीक है, अब मैंने ये पानी लिया बीकर में, इसमें मैंने सोप ये डालने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही बेटा डालने स्टार्ट करेंगे, सरफेस है, सरफेस पे पहले इनिशियली एडजॉर्प्शन होएगी। कैसे होएगी एडजॉर्प्शन? सिर्फ CO नेगेटिव वाला हिस्सा तो अंदर जाएगा, बाकी सारी चेन यहीं पे सरफेस पे सेटल हो जाएगी। वो कोशिश करती है बाहर रहे सरफेस से, क्योंकि पानी से घबराती है, पानी से डर लग रहा है, हाइड्रोफोबिक है, तो सरफेस पे क्या होने लग गई, एडजॉर्प्शन। तो पहला क्वेश्चन आ गया भी, इनिशियली जब तक एसोसिएशन नहीं होती क्या होता है, तो देयर इज एडजॉर्प्शन ऑफ सो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये एडजॉर्प्शन होने लग गई, मॉलिक्यूल दूसरा आ गया, एडजॉर्ब हो गया, तीसरा आ गया, एडजॉर्ब हो गया। कब तक? जब तक सरफेस कवर नहीं हो जाता। कभी ना कभी तो सरफेस कवर होगा। अब जैसी सरफेस कवर हो गया, आपने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डाल दी, लेकिन आप और ज्यादा मॉलिक्यूल डालने वाले हो इसके बाद, तो जैसे ही और मॉलिक्यूल आएंगे भी, उनके पास क्या ऑप्शन है, उन्हें अंदर तो जाना पड़ेगा। अब और मॉलिक्यूल अंदर कैसे जाते हैं फिर? ये कई मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और यहां से एक एयर बबल अपने साथ ही अंदर ले जाते हैं। एयर बबल लेके साथ में, जिसके अंदर तो R वाला हिस्सा रह गया, बाहर क्या है, CO नेगेटिव। अंदर है R, बाहर है CO नेगेटिव। अंदर है R, बाहर है। इट मींस दोनों का काम हो गया। जो हाइड्रोफोबिक था उसे पानी में जाना नहीं पड़ा, जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी में चला भी गया। अगर ऐसा होगा तो एयर बबल बनने लग गए, लेकिन वो एयर बबल तभी बनेंगे अगर सरफेस कवर होगा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगी। इट मींस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर ये एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन हो गई, बड़े पार्टिकल बन गए, तो साइज रेंज भी किस में आ गया, कोलाइडल में आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? ये जो एग्रीगेशन हुई है, एग्रीगेट बने हैं, इन्हें एक नाम दिया गया है। ये एग्रीगेट को कहा जाता है मीसेल्स। ठीक है, मीसेल्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लगी। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही ये होगा ना, पहले तो नहीं होगा क्योंकि सरफेस भी आते रहे। वो कंसंट्रेशन को एक नाम दिया जा रहा है CMC। CMC का मतलब है क्रिटिकल मिसैलिजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसैलिजेशन कंसंट्रेशन। जैसी आपकी कंसंट्रेशन CMC अप्रोच की, उसके बाद ये फिनोमेना होगा कि झाग आएगी, फॉर्म बनेगी, उससे पहले फॉर्म नहीं बनेगी। तो सोप का झाग बनाने के लिए आपको सोप एक लिमिट कंसंट्रेशन से ज्यादा चाहिए, उसे कहते हैं CMC। और ये CMC NCERT में कहीं लिखा हुआ है कि इसकी कंसंट्रेशन रेंज है 10⁻³ मोलर से 10⁻⁴ मोलर तक। इतनी मोलर कंसंट्रेशन होने से मींस इतने मोल आ जाए 1 लीटर में, जैसे उससे क्रॉस करेंगे तो आपका CMC स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी। 100 जुड़ जाए, 50 जुड़ जाए, डिपेंड करता है साइज पे। जितने बड़े साइज हैं उतने कम जुड़ेंगे, डिपेंड करता है साइज पे। तो इस तरह एसोसिएशन होती है। इस ऐसे कोलाइड जो बनते हैं, सोल्यूशन बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड। इसका मतलब कोई भी एसिड कोलाइड बना सकता है, लेकिन एक खास कंडीशन है, एक तो हाइड्रोफोबिक पार्ट हो, एक क्या हो, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है बेटा?
हो जाएगा। कुछ एक टर्म्स लिख लो। पहला लिखो मीसेल्स क्या है। मीसेल्स किसे कहते हैं? एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स formed above CMC. Aggregates of soap molecules formed above CMC. CMC के ऊपर जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? मीसेल्स। इट मीन्स CMC से नीचे ट्रू सोल्यूशन है, CMC से ऊपर क्या है? कोलाइडल। ठीक। सेकेंड टर्म लिख लो। CMC क्या है? लिमिटिंग कंसंट्रेशन above which मिसैलिजेशन कैन अकर। जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, उसे कहते हैं CMC। रेंज जो NCERT में दी है इतनी की दी है। ठीक है, ऐसे लिया। थर्ड, एक और टर्म दिया हुआ है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर कभी ऐसे नोट किया आपने भी, सर्दी में पानी बहुत ठंडा होता है तब भी झाग नहीं आता, या फिर जब हमारी मदर कपड़े धोते हैं तो स्पेशली गर्म पानी यूज करते हैं। हम बर्तन धोते हैं घर पे तो गर्म लेते हैं, ठंडे से वो जो लगा होता है वो ऑयल वगैरह वो जाता ही नहीं। गर्म क्यों लेते हैं? क्योंकि एक टेम्परेचर भी लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है कई बार। अगर टेम्परेचर इस टेम्परेचर से नीचे चला गया तब भी मीसल नहीं बनते, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बेटा सरफेस टेंशन बढ़ जाती है ना पानी की। सरफेस टेंशन बढ़ गई तो फिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वो लेगा नहीं, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तभी सरफेस आपस में मिक्सअप होंगे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, नहीं तो मिक्सअप नहीं होंगे। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो एक लिमिटिंग टेम्परेचर है अबव विच फिर से मिसैलिजेशन कैन अकर इजीली, बिलो विच नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। दैट इज वाई वार्म वाटर इज नीडेड फॉर वॉशिंग इन विंटर्स। ठीक है, हो जाएगा बेटा। आगे फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, कोई कंडीशन है तो हम कहेंगे कंडीशन है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो पार्ट हों, मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स कैन फॉर्म मीसेल। जिनके दो पार्ट हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, वो क्या बना सकते हैं? मीसेल बना सकते हैं। वो सारे ऐसे दिखा सकते हैं। हो जाएगा बेटा, समझ आ गया इतना टॉपिक? अब थोड़े पॉइंट नीट के मल्टीपल के डिस्कस कर रहे हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मीसेल्स, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। टाइप्स ऑफ मीसेल्स में कई बार ऐसे इन्हें डिवाइड कर लेता है कि जो लास्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो फिर जो आपका एसोसिएशन होगा स्फेरिकल, उसके बाहर वाला हिस्से पे भी कौन सा चार्ज दिखेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज दिखता है तो इन्हें मैं अनायनिक कह सकता हूं, जैसे सोप में बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि हमने अमोनियम सॉल्ट भी तो लिए हैं, अमोनियम सल्फेट्स होते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपके जो एसोसिएशन होएगी, मीसेल्स बनेंगे, उसमें बाहर वाले हिस्से पे कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, NH3 पॉजिटिव। पीछे सल्फेट नेगेटिव से मुझे मतलब नहीं है, वो तो वैसे ही आयन बाहर निकल गया। तो कई बार कैटायनिक भी बन जाते हैं। और थर्ड, नॉन आयनिक भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो बस ये कंडीशन फॉलो करनी है भी एक हिस्सा कार्बन चेन हो हाइड्रोफोबिक, एक कोई ऐसा हो जो हाइड्रोफिलिक हो। अब सोचो आयनिक तो चलो हाइड्रोफिलिक है ही है, क्यों आयनिक तो पानी में डिसोल्व होते ही हैं, लेकिन कोवलेंट भी हम पानी में डिसोल्व कर सकते हैं ड्यू टू H बॉन्ड, याद है? तो अगर मैं लास्ट वाला हिस्सा ऐसे लगा दूं कि चलो कार्बन चेन रख लेते हैं बड़ी, लेकिन लास्ट पे एक छोटा सा हिस्सा अल्कोहल रख दें, तो क्या ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा? तो दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। लेकिन ये क्या है? ना तो कैटायनिक है ना एनायनिक है, तो इसे क्या कहा जाता है? नॉन आयनिक।
तो यस, 3 तरह के मिल जाते हैं हमें। कैटाइनिक पहचानना होगा मल्टीपल में कि इनमें से कौन सा कैटाइनिक बनेगा, कौन सा एनाइनिक। आपको जो आयन दिया पीछे वो तो अलग कर देना है। जैसे मान लो CONA दिया है, Na नहीं देखना, Na तो छोड़ दो, Na निकालने के बाद कौन सा चार्ज है अनाइनिक, तो उसके बेस पे हम डिसाइड हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो 3 तरह के हो गए। 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट है रिलेशन ऑफ CMC विद साइज। रिलेशन ऑफ CMC विद साइज ऑफ R। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसके साथ इसका रिलेशन है CMC का। मींस कभी ऐसे मल्टीपल का क्वेश्चन आ जाए भी CMC इज लीस्ट फॉर, कि इसके लिए कम से कम कंसंट्रेशन लगेगी जाग बनाने में। पहला है CH3CONA, दूसरा है C10H22CONA कुछ ऐसे, तीसरा है C15H31 कर लो H31CONA ना, या फिर C17H35CONA। तो इनमें से पहले तो एक बाहर निकाल दो ऐसा पार्ट है जिसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, वो तो पानी में घुलेगा ही घुलेगा। ये तो काट दो, ये तो बनाता ही नहीं मीसेल, है ना, ये नहीं बनाता मीसेल। इनमें से अगर मैं देखूं भी पानी के ऊपर पहले सरफेस कवर करना है, ये सरफेस कवर होता जा रहा है। जिसका जल्दी कवर हो जाएगा बेटा, इट मीन उसके कम मॉलिक्यूल लगेंगे। कम मॉलिक्यूल लगेंगे तो CMC कम होएगी। और जल्दी कवर किसका होगा? जिसका R साइज बड़ा है। R साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम डालने पड़ेंगे। तो बताओ फिर किसके लिए कम मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे? जिसका R साइज बड़ा है। R साइज सबसे बड़ा किसका है? तो R साइज बिगर हो गया तो CMC क्या हो गई? कम। बात समझ आ गई? फिनोमेना समझ आ गया? जितना जल्दी कवर होगा, इसके तो 10-12 मॉलिक्यूल नहीं कर दिया, इसके मुझे 20 डालने पड़े, तो फिर CMC कम आ गई ना। तो जितना R साइज बड़ा होता जाएगा, लीस्ट फॉर बिगर R साइज, R साइज हो जाएगा। कर लोगे अभी? कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से बेस्ट फॉर मिसएलिगेशन कौन सा है? ऑप्शंस हैं या फिर कोई ऐसे? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्लियर कट डिस्टिंक्शन होती हो तो इनमें से बेस्ट पार्ट वो होगा जिसमें लंबी चेन है। लंबी चेन किसमें है? A में, और B में भी है। B में 2 आगे 2 नीचे, 2 आगे, तो फिर दोनों ही हिस्से नीचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, एक क्या रहना चाहिए? नीचे। तो फिर ये बेटर है, ये नहीं होगा। दोनों साइड लगा दे बेटा, ध्यान रखना, फिर हमारे काम का नहीं है। एक साइड हाइड्रोफोबिक हो, एक साइड क्या हो? हाइड्रोफिलिक, फिर हमारे काम का है। ठीक है, ये छोटे में आ गया, ये भी छोटे में है कंपैरेटिवली। बेंजाइल अल्कोहल तो घुल जाएगा पानी में सारा, है ना। तो ऐसे कर लोगे अभी? और लास्ट 7th एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ इसी के बेस पे NCERT में, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप वॉशिंग में कैसे हेल्पफुल है? तो वॉशिंग में कैसे हेल्पफुल है? मान लो कोई कपड़ा है हमारे पास, इसके ऊपर कोई ऑयल ड्रॉपलेट लग गया, ग्रीस लग गई, ऑयली कोई सब्सटेंस लग गया, है ना। पानी में धोने से ये दाग नहीं जाएगा। अगर इसे पानी में धोना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सोप लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम सोप डालते हैं, इसमें सोप आता है, 2 हिस्से हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। अंदर बेटा ऑयल है,
बाहर क्या है, वाटर है, बाहर वाटर है, ये खुद क्या है, क्लॉथ है। पानी और ऑयल हमें पता है मिक्स नहीं होते, अगर तो मिक्स हो जाते फिर तो पानी से रिंज कर देते, सफिशिएंट था। सोप क्या काम करता है, सोप जैसे ही आएगा, हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये किसमें जाएगा, ऑयल में। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, किसमें रहता है, पानी। तो ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके अंदर ऐसे बड़ी जो चेन है वो अंदर जाने लग जाएगी, सीओ क्या रह जाएगा, बाहर। अंदर चल जाएगा हाइड्रोफोबिक, सीओ क्या रह जाएगा, बाहर। अंदर चल जाएगा हाइड्रो, ऐसे हो जाएगा। धीरे धीरे से यहां से खींच के एक ऐसे ड्रॉपलेट बन जाएगा। अब ये एयर का नहीं है, ये किसका ड्रॉपलेट है, ऑयल का। ऑयल के अंदर क्या रहता है, आर पार्ट, बाहर क्या रहता है, सीओ। अब ये ऑयल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, पानी के साथ रिंज हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये ऑयल को खींच के कपड़े से बाहर निकालता है, क्योंकि ऑयल और पानी का सेम केस बनता है जैसे एयर और पानी का बनता है। वैसे तो दोनों इमिसिबल हैं, लेकिन एक पार्ट जब ऑयल में चला गया, एक पानी में चला गया, तो इसकी वजह से दोनों मिक्सअप होने लग गए। बाहर वाटर है, ये क्या है, ऑयल। तो वाटर ऑयल में मिक्सअप हो गया, जिससे ऑयल निकल जाएगा कपड़े से, जहां भी लगा हुआ, आपके हैंड्स पे लगा हुआ है, तो ऐसे काम करेगा। हो जाएगा बेटा, लिख लोगे इसे पूरी। यार पार्ट इसमें चला जाता है ऑयल में, जिससे पानी में मिसल्स बन के बाहर आ जाता है ऑयल। ऐसे हम इसे क्लीन कर सकते हैं। तो एक ऐसे छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में इसके बाद जस्ट बाद वॉशिंग एक्शन का दिया हुआ है। हो जाएगा। तो कई बार जो मैंने पीछे टॉपिक करवाया ना, 3 तरह के मिसल, कई बार वो ऐसे आया था, हमें एक चैप्टर है लास्ट पे, केमिस्ट्री इन एक्शन, वो 3 तरह के डिटर्जेंट में लिखा हुआ है कि 3 तरह के डिटर्जेंट होते हैं, आयनिक, केटाइनिक एंड नॉन आयनिक। वो यही है, डिटर्जेंट क्या है, सोप्स। सोप्स क्या बनते हैं, मिसल्स। तो 3 तरह के हो गए, केटाइनिक, एनाइनिक एंड। हो जाएगा बेटा। तो ये सारा टॉपिक हमारा एसिड क्लियर है। तो हमारा क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम प्रेपरेशन मेथड पढ़ेंगे, जो मेटल सोल मैंने लिख दी है आज, सल्फर सोल, वो बनाने कैसे हैं वो हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। कोई डाउट पूछना है बेटा किसी ने? टेस्ट बेटा इस बार आपका वो होगा जो सीरीज का है, थर्मोडायनेमिक्स, और जो चैप्टर्स हैं उनका होगा। मे बी सैटरडे होगा, बाकी मैं आपको बच्चों से कंफर्म करके कल बता दूंगा। हाँ बेटा।